Very good afternoon to all my students. So, in the last videos, we talked about law of torts, the definition of law of torts given by Professor John William Selman, and we also look into the difference between civil and criminal law. So, let's do a quick recap. So, the difference between civil and criminal law we talked about on certain elements. First one was the nature of an act. So, the nature of an act in civil law is less serious in nature as compared to offenses in criminal law. Then we talked about what is the underlying motive behind filing a civil suit or behind filing a complaint in form of FIR in criminal law. So the motive behind filing a civil suit is compensation. Compensation means muavza. And second, in criminal law, the motive behind filing a complaint is to get a mental solace, to make the offender liable for punishment, so that it could also act as a deterrent. Third, हमने देखा था intention. So how intention can make civil law different from criminal law? So in civil law, intention does not play a very crucial role. But in criminal law, intention plays a very significant role. Without intention, you cannot hold a person liable under criminal law. Because as we have already discussed, the whole criminal law parlance revolve around a legal maxim known as actus non facitrium nisi mens rea, जिसका मतलब होता है mens rea plus actus rea is equal to crime. So although the element of actus rea is being fulfilled, but if mens rea is absent, you cannot hold any person liable under criminal law. For example, अगर कोई एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा है और वो देखता है कि मिस्टर ए बी को शूट कर देता है, so this is an illegal act and this is punishable under section 302 of Indian Penal Code 1860. इस एक्ट को हम मर्डर कहते हैं. बट वेट, क्राइम का जो फॉर्मूला हमने देखा है मेंस रिया प्लस एक्टिस रिया. मेंस रिया इज मेंटल एलिमेंट, गिल्टी इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन, malicious intention. Actus rea means guilty act. But how can you hold that person liable for murder if he is not having the rudimentary intention? So although ये जो एक्ट है, ए ने बी को शूट किया, तो सभी लोगों को लगेगा कि भाई ए ने बी का मर्डर किया, ए ने बी को जान से मार दिया, बट स्टिल इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम. मान लो कि ए ने प्राइवेट डिफेंस में मारा है उसे, मान लो कि ये पुलिस ऑफिसर है, इन लॉफुल अथॉरिटी उसने मारा है, और वो जो व्यक्ति को मारा है वो हैबिचुअल ऑफेंडर था, रेसिडिविस्ट था, और वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर पर काम कर रहा था. इसीलिए क्रिमिनल लॉ में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मेंस रिया प्लस एक्टिस रिया. आपको ऐसा लग रहा होगा देखने पर ऑन द फेस ऑफ इट कि हाँ भाई लीगल एक्ट कमिट हुआ है, बट यू डोंट नो द इंटेंशन बिहाइंड इट, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट. इसलिए यू कैन नॉट होल्ड जज लायबल. अगर जज किसी को सजा सुनाता है तो उसकी फैमिली जज पर केस नहीं कर सकती है. अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा देता है, तो आप डॉक्टर के ऊपर केस नहीं कर सकते. अगर आप बॉक्सिंग मैच खेलने जाते हैं और ओपोनेंट आपको एक पंच मारता है जिससे आप ग्रीवियसली इंजर्ड हो जाते हैं, आप अपने ओपोनेंट पे केस नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज यू हैव गिवन योर फ्री कंसेंट. और अगर आपका कंसेंट आपने दे दिया है वॉलेंटरीली. अब वॉलेंटरीली मतलब क्या? वॉलेंटरीली इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पीनल कोड. वॉलेंटरीली मतलब क्या? इफ यू नो द नेचर ऑफ एक्ट and if you know the consequence of that particular act. और फिर अगर आप अपना कंसेंट देते हैं तो you cannot hold another person liable, क्योंकि आप अपनी स्वेच्छा, आप अपनी कंसेंट से वहां पर गए हो. हम इसमें आगे पढ़ेंगे, ये डिफेंस भी एक सिविल लॉ में भी ये डिफेंस है, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया. वन हु कंसेंट सफर्स नो रिस्क. अगर आप अपनी कंसेंट दे रहे हो तो लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि आप वॉलेंटरीली रिस्क को वेलकम कर रहे हो, और अगर आप इंजर्ड होते हो तो आप पर्सन को लायबल नहीं ठहराया जा सकता है. ठीक है, तो this is also a very crucial element which differentiates civil law from criminal law. तो intention सिविल लॉ में इतना मैटर नहीं करता है. असॉल्ट, बैटरी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में जरूर इंटेंशन दिखा जाता है. क्यों? क्योंकि असॉल्ट, बैटरी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्रिमिनल लॉ में भी डिफाइंड है. 339, 340, 341 ऑफ आईपीसी जो हमको बताते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, असॉल्ट, बैटरी, सब क्या होता है. मैंने बंदूक दिखाई, दिस इज असॉल्ट. क्यों? क्योंकि रीजनेबल अप्रेंशन आपके दिमाग में आया, अभी मैंने मारा नहीं है, तो दिस इज असॉल्ट. आकर के मैंने गन से ही आपको मारा, शूट नहीं किया, गन से ही मारा, दिस इज बैटरी. इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म, इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरी. अगर ए व्यक्ति बी को मारने के लिए हाथ उठाता है, स्लैप करने के लिए, तो दिस इज असॉल्ट. जैसे ही वो गाल पे टच होता है, दैट्स बैटरी. अब ये क्रिमिनल लॉ में भी है. So it depends on the person whether he wants a compensation or whether he wants the offender behind the bars. अगर A है, B को हिट किया है, तो बी को अगर उससे मुआवजा चाहिए होगा, कॉम्पनसेशन चाहिए होगा, तो विल फाइल अ सिविल सूट. और अगर वो चाहता होगा कि इसको सजा हो, नहीं इसने मुझे सबके सामने पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया है, असॉल्ट किया है, बैटरी किया है, नहीं मैं इसके अगेंस्ट में 153, 154 में FIR करवाऊंगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ताकि इसको सजा हो, ये जेल में जाए या इसको फाइन भरना पड़े या दोनों.
सो आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ. इंटेंशन कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है सिविल क्रिमिनल में. बाकी सारे जो रॉन्ग्स हैं, सिविल रॉन्ग्स हैं, उसमें इंटेंशन मैटर नहीं करता है. उसमें सिर्फ बात इतनी है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के एलिमेंट क्या है. इलीगल एक्ट और ओमिशन जिसकी वजह से लीगल डैमेज हुआ हो सामने वाले को, यहां पे कहीं भी इंटेंशन है क्या. जैसे क्रिमिनल लॉ में पहले ही फॉर्मूला आपको बता रहा है, इंटेंशन होना जरूरी है. अब ऐसा एक्सप्लिसिटली आपको इंटेंशन नहीं दिया जाएगा. इंटेंशन यू हैव टू डिसाइफर द मीनिंग फ्रॉम द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चंस. A voluntarily entered the house of B means what? He knew the nature of act. He knew the consequence of act. तो यहां से हम criminal intention derive कर सकते हैं. A maliciously defamed B. Malicious again. यहां से हम criminal intention derive कर सकते हैं. A recklessly मतलब knowledge है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, हाई स्पीड में कार ड्राइव कर रहे हैं, एक पेडेस्ट्रियन को आप नीट कर दी, यू कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर मर्डर because you are not having the relevant intention, but still you can be held liable for death by negligence. For negligence के लिए आप कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में इल विल, वेंजियंस लेकर के आप नहीं चल रहे हैं. अब आप कार तेज चला रहे हैं तो कोई भी मान लो एक्स व्यक्ति सामने आ गया, तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक्स को मारने के लिए गाड़ी तेज चला रहे थे. बट लॉ क्या कहेगा, कोर्ट ऑफ लॉ क्या कहेगा कि तुम गाड़ी तेज चला रहे थे, सो यू न्यू द नेचर ऑफ एक्ट, कि तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं, सो यू आर ऑल्सो अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट, कि हाँ किसी की जान जा सकती है, कोई हिट हो सकता है. इतना तो एक रीजनेबल पर्सन के दिमाग में आएगा. अगर वो गाड़ी 90, 100, 120 पे चला रहा है बिजी हाईवे पे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो किसी को हिट कर सकता है, किसी कार को हिट कर सकता है, किसी पेडेस्ट्रियन को हिट कर सकता है, किसी राह चलते व्यक्ति को हिट कर सकता है. तो इसलिए यहाँ पे नेग्लिजेंस में यू कैन बी हेल्ड लायबल. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ चिल्ड्रंस पार्क गवर्न्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. वहां पे एक वेनमस प्लांट, एक पॉइजनस प्लांट है वहां पे, वहां वो स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस पार्क है. अब वो जो प्लांट है उसकी एक लीफ कंज्यूम कर लेता है एक बच्चा वहां पे खेलते खेलते, जो ग्रीवियसली इंजर्ड हो जाता है, उसके बाद काफी वॉमिट होती है, उसको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. तो पेरेंट्स यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को के अगेंस्ट में सिविल सूट फाइल करते हैं. अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह रहा है कि ये एक्सप्लिसिटली हमारा एक्ट नहीं है, तो लॉ यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाँ यहाँ पर लैक ऑफ एक्शन, यहाँ पर ओमिशन है. तुम गवर्न कर रहे हो, तुम एडमिनिस्टर कर रहे हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहां पे पॉइजनस प्लांट नहीं होना था. और अगर उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी, उसमें अमृत की बूंदें टपकती थी, तो तुम उसको फेंस कर देते, उसके अराउंड तुम फेंसिंग कर देते, जो चाइल्ड के लिए एक्सेसिबल फिर नहीं हो पाता. So here you can see the lack of action on the part of municipal corporation. So municipal corporation was ordered by the court to pay the compensation to the family of that particular child. So this is omission. This is negligence. How can you decipher the criminal intention from words given in IPC in the definition clause? For example, section 378 which talks about theft. Whoever with a dishonest intention takes out any movable property out of the possession of another without seeking consent and moves such property is said to commit theft. तो यहाँ पे definition start कैसे हो रही है? Whoever with dishonest intention. So how are you going to interpret the word dishonest intention? आप अगर dishonest word को interpret नहीं कर पा रहे हैं legal interpretation के साथ, तो आप क्वेश्चन गलत करेंगे 100% एग्जाम में. Dishonest means what? यहाँ पे English interpretation नहीं जाएगा सिर्फ. बेईमान व्यक्ति, तो बेईमान व्यक्ति का मतलब क्या होगा? नहीं, हमको इसको लीगल इंटरप्रिटेशन में समझना पड़ेगा एज पर सेक्शन 23 और 24, जो हमको बता रहे हैं रॉन्गफुल गेन क्या होगा, रॉन्गफुल लॉस क्या होगा. तो फिर हम डिसऑनेस्ट इंटेंशन को डिसाइफर कर पाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाता है और खुद को रॉन्गफुल गेन पहुंचाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ काम किया है. अगर मैं एक व्यक्ति का, लेट्स से ए व्यक्ति बी का पेन चुरा लेता है, तो यहां पर बी को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, ए को रॉन्गफुल गेन हो रहा है, बिकॉज ही इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी. इसलिए वो गेन हो रहा है, लेकिन वो गेन रॉन्गफुल है इन द आइज ऑफ लॉ. एक व्यक्ति को हाईवे पे रिंग मिल गई, बट वो किसी के पोजेशन में नहीं है, तो इट इज नॉट थेफ्ट. ही कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द अदर ऑफेंसेस. क्यों? क्योंकि वो किसी के पोजेशन में नहीं है. थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन. वर्ड हम क्या देख सकते हैं? फ्रॉडुलेंट, अगेंस्ट सेक्शन 24, 25. फ्रॉडुलेंट हम कब कहेंगे कि कोई फ्रॉडुलेंट है? If he has an intention to defraud. फ्रॉड में इंटेंशन होना चाहिए. अगर वो जेन्युइनली बिलीव कर रहा है तो, और आपको कोई स्टेटमेंट देता है, तो वो फ्रॉड नहीं है. क्यों? क्योंकि ही इज लैकिंग इंटेंशन. ही कैन बी हेल्ड लायबल फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन और अदर ऑफेंसेस, जैसे हमने नेग्लिजेंस अभी देखा. लेकिन ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड के लिए इंटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे टॉर्ट्स में हम एक एग्जांपल देखते हैं, कैसे इंटेंशन अगर आपका नहीं भी है, आपका इलविल, आपका वेंजियंस, आपका मोटिव भले ही नहीं हो, बट स्टिल अगर आपके एक्ट और ओमिशन के कारण दूसरे व्यक्ति को, आपके नेबर्स को, आर लिविंग इन द सेम विसिनिटी, उनको अगर अनॉयंस हो रहा है, उनको अगर किसी तरह का लॉस हो रहा है, कोई हार्म हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है,
तो स्टिल यू कैन बी हेल्ड लायबल अंडर सिविल लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ आपसे ये नहीं बोलेगा आपका इंटेंशन था कि नहीं था, आप नेग्लिजेंट थे कि नहीं थे, आप केयरफुल थे, आप केयरलेस थे, इससे उनको मतलब नहीं है। आपके एक्ट से और ओमिशन से अगर लीगल डैमेज हुआ है सो यू आर लायबल टू पे कॉम्पनसेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे गिटार बजाने का शौक है, स्पेशली इन वी आवर्स। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुझे गिटार बजाने का हॉबी है, मैं रोज बजाता हूँ। लेट्स से अब मैं छत पे जाकर के गिटार बजाता हूँ, इलेक्ट्रिक गिटार ब्रह्म मुहूर्त में बजाता हूँ। अब मेरे जो नेबर्स हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है सुबह सुबह, तो वो मेरे घर आते हैं, मुझसे कहते हैं कि यार आप प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट इन वी आवर्स, क्योंकि हमारा पीसफुल स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, सो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं छत से कमरे में आ जाता हूँ, कमरे में मैं गिटार बजाता हूँ। उसके बाद भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, वो लोग फिर मेरे घर पे आते हैं, मुझे वार्निंग देते हैं कि अगर आपने अब इसका नॉइस हमारे प्रेमिसेस तक आया तो हम आपके अगेंस्ट में सिविल सूट फाइल करें। अगेन एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैंने 70,000 रुपए देकर के साउंड प्रूफ टाइल्स लगवाए अपने रूम में ताकि नॉइस बाहर ना जाए। साउंड प्रूफ टाइल्स इंस्टॉल हो गए, मैंने गिटार बजाया, लेकिन उसके बावजूद नॉइस बाहर चला गया और नेबर्स को डिस्टर्ब कर। अब उन्होंने मेरे अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के पास में गया, सो माय कंटेंशन वाज कि मेरा यहाँ पे इंटेंशन नहीं था, मैं तो एज अ रीजनेबल पर्सन इन लोगों को हार्म ना हो, इन लोगों को अनॉयंस ना हो, तो मैंने 70,000 रुपए इन्वेस्ट किया। बट स्टिल देखिए आप नाइंसाफी, इन लोगों ने उसके बाद भी मेरे अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। यहाँ पे मेरा मोटिव इंटेंशन इनको डिस्टर्ब करने का नहीं है, बस मेरा इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस करने का है सर। लेकिन अब यहाँ पे जज क्या बोलेंगे कि हमें इससे मतलब नहीं है, तुम केयरफुल थे, केयरलेस थे, तुम नेग्लिजेंट थे या नहीं थे, तुम्हारे एक्ट के कारण सामने वाले लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ है, अनॉयंस हुआ है, तो you are liable for paying compensation. So I hope you are clear with this element of intention. So these are the examples which helps you to differentiate between civil and criminal law in context of intention. So I hope you understood the difference between civil and criminal law intention के point of views. अगर इसके बाद भी आपको कोई doubt होता है, so you can leave your doubt on a comment section. We'll proceed further in next video with a new topic. Thank you so much.